गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, अभी हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि पवनों के निक्षेप अपर्दन से कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती हैं। आज हम पढ़ेंगे कि पवनों के द्वारा जो कंकड़ पत्थर या धूल के कण मिट्टी जो उड़कर क्या परिवहित होकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो उनके निक्षेपण के कारण कौन कौन से स्थलाकृतियाँ बनती हैं। तो बच्चों, पवन के निक्षेपण से मतलब है कि पवनों के द्वारा उड़ाई गई जो मिट्टी है उसका एक स्थान पर जाकर के जमा हो जाना। हम देखते हैं ना, घर में हमने सफाई करी और सफाई करने के बाद में थोड़ी देर में वहाँ पर मिट्टी हवा के द्वारा ला करके जमा दी जाती है। ये जो क्रिया है ये निक्षेपण की क्रिया कहलाती है। बच्चों, अगर आप राजस्थान के पश्चिमी भाग में जाते हो, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि मैं गंगानगर में कुछ दिन के लिए रही थी, वहाँ पर जब हम कॉलेज जाते थे तो कॉलेज का गेट अगर कमरों का, जैसे मैं रूम्स की विंडो अगर खुली रह जाती थी तो वहाँ पर मिट्टी हमें जमी हुई मिलती थी जब वापस आते थे। तो ये एक उसी का प्रमाण है कि ये निक्षेपण का कार्य जो कि पवनों के द्वारा किया जाता है। आपने पिक्चरों में भी देखा होगा कि जो टीले होते हैं वहाँ पर अगर कोई चीज़ रख देते हैं तो वो अगले दिन वहाँ से गायब हो जाती हैं। गायब बोले तो वो मिट्टी के नीचे दब जाती हैं। और हम आजकल एक नया सेंटेंस सुनते हैं कि राजस्थान का जो मरुस्थल है उसका विस्तार हो रहा है। विस्तार से क्या तात्पर्य है? विस्तार से तात्पर्य है कि जो पवनें हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहित होकर के आ रही हैं, मिट्टियाँ उनके द्वारा परिवहित करके लाई जा रही है। जैसे बच्चों, हम ये कहते हैं कि राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है, भारत का जो मरुस्थल है, वो मरुस्थल हमारे पास अरब के मरुस्थल से वहाँ से मिट्टियाँ उड़ती उड़ती पाकिस्तान आई, पाकिस्तान से ये मिट्टी हमारे पास आ रही है। और राजस्थान में भी ये मरुस्थल जो है धीरे धीरे इसका पश्चिम से पूर्व की तरफ विस्तार हो रहा है, ऐसा हम देख रहे हैं, ऐसा हम कहते भी हैं, मरुस्थलीकरण जिसको हम कहते हैं। तो ये निक्षेपण का जो कार्य है, निक्षेपण के द्वारा कौन कौन सी क्या स्थलाकृतियाँ बनती है, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जब पवनें जब आती हैं तो निक्षेपण का कार्य या किसी भी आकृति को बनने के लिए कुछ परिस्थितियाँ होनी चाहिए। पहली परिस्थिति तो ये होनी चाहिए कि पवनें जहाँ पर मिट्टी का निक्षेप करेगी वहाँ पर उचित स्थान होना चाहिए। उचित स्थान बोले तो मान लो मिट्टियाँ जो पवन जिन मिट्टियों को उड़ा करके ला रही है वह मिट्टी जो है एक नदी में, झील में, सागर में अगर उस मिट्टी को जमा रही है तो वहाँ किसी भी प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण नहीं होगा क्योंकि वो उसके अंदर समा गई। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? उपयुक्त स्थान होना चाहिए। अगर उपयुक्त स्थान नहीं होगा तो जो नदियाँ हैं, जो पवन है, वो निक्षेपण का कार्य नहीं करेगी। ठीक है। अब है क्या कौन कौन सी आकृतियाँ बनती है? बालू का स्तूप, आपने सुना हो, जो मिट्टी के टीले होते हैं। बालू का स्तूप जो है ये मुख्य स्थलाकृति के रूप में हम इसको देखते हैं। इस प्रकार के जो बालू का स्तूप जो है पूरे मरुस्थलीय प्रदेशों में आपको दिखाई देंगे। अगर आप राजस्थान के पश्चिमी भाग में जाते हैं तो वहाँ पर जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, बाड़मेर, हनुमानगढ़ में और गंगानगर में इस प्रकार के टीले दिखाई देते हैं। और ख़ास तौर से राजस्थान का जो एक लास्ट, जो राजस्थान का अंतिम जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी क्षेत्र है, वहाँ पर मिट्टी के बहुत दूर तक हमें मिट्टी के दोहरे दिखाई देते हैं, जिनको कि हम बालू का स्तूप कहते हैं। स्तूप से तात्पर्य होता है इस प्रकार की आकृति। ये जो आकृति बनती है इसको हम बालू का स्तूप कहते हैं। तो पवने क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिट्टियों को प्रवाहित कर करके जमाती रहती है। जो इस प्रकार के स्तूप होते हैं वह खिसकते रहते हैं और इनकी जो आकृति होती है वह कैसी होती है? ये लगभग 20 मीटर तक ऊंचे होते हैं और सैकड़ों मीटर तक ये लंबे हो सकते हैं। इनका जो ढाल होता है 5 डिग्री से 15 डिग्री तक होता है और कई बार जो ढाल जो है 20 से 30 डिग्री भी हो सकता है। कई प्रकार के होते हैं, जैसे अनुप्रस्थ बालू का स्तूप जो कि बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, सुजानगढ़, रतनगढ़ में पाए जाते हैं, है ना। और इस प्रकार के जो बालू का स्तूप जो बनते हैं उनके लिए क्या क्या स्थितियाँ होनी चाहिए? पहले तो पर्याप्त मात्रा में रेत हो, मिट्टी बहुत होगी तभी तो बालू का स्तूप बनेंगे। पवनों का वेग भी होना चाहिए, वेग होगा तभी तो मिट्टियाँ जो है, जो पवन है बहुत अधिक मात्रा मिट्टी को उड़ा करके लाएगी। और पवन के मार्ग में अवरोध भी होना चाहिए। अगर
पवनें चलती जा रही हैं तो उनके रास्ते में कोई अवरोध नहीं है, तो बालू का स्तूपों का निर्माण नहीं होगा। और बालू का स्तूप को बनने के लिए उचित स्थान की आवश्यकता होनी चाहिए। जब सुविधाएं होंगी तब बालू का स्तूपों का निर्माण होता है। इस प्रकार के जो बालू का स्तूप होते हैं ये अपने यहाँ पर बालू का स्तूप अनुदैर्ध्य या पवनानुवर्ती, अनुप्रस्थ या आड़े यानी कि पवन की दिशा में बनने वाले बालू का स्तूप, और परिवलित या परिवलित बालू का स्तूप। अनुदैर्ध्य कैसे होगी? जो पवन की, जैसे मान लो यहाँ से पवन आ रही है और इस प्रकार की यहाँ ढाल कम और यहाँ पर ढाल तेज होगा। इस प्रकार के जो बालू का स्तूप होते हैं उसको हम पवनानुवर्ती कहते हैं। एक होते हैं जो पवन की दिशा में आड़े इस प्रकार की आकृति में बन जाते हैं, है ना। एक होते हैं जो जिनकी आकृति जो होती है बरखान टाइप की, चांद की तरह आकृति बन जाती है। ये रहे सी बालू का स्तूप। बरखान कौन से होते हैं? बरखान जो होते हैं इनको हम कहते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। ये विशिष्ट रूप से बनते हैं। जो इस प्रकार के जो बालू का स्तूप होते हैं जैसलमेर में और बाड़मेर में, हमारे राजस्थान में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ये पवनों की दिशा के समकोण पर निर्मित होते हैं। पवनोन्मुखी, पवनों की दिशा के विपरीत बनते हैं। उनका ढाल जो होता है वो पवनों की दिशा की तरफ होता है। इस प्रकार के बालू का स्तूप को बरखान कहते हैं। लोयस से तात्पर्य है कि ऐसे ये तो अपन ने पढ़ा था जो स्तूप का निर्माण करते हैं। अब है लोयस से तात्पर्य है कि अरे पवनों के द्वारा जो वो आती है मिट्टियाँ आती हैं, वो मिट्टियाँ मैदान के रूप में जम जाती हैं, जिसको कि हम लोयस कहते हैं। अब इसमें आप देखो रेत मुक्त कॉरिडोर, इस प्रकार से देखिए यहाँ पर तो भंवर और बीच बीच में जो खाली जगह बन जाती है, जैसे मान लो ये बालू का स्तूप है और यहाँ पर खाली जगह है, ये बालू का स्तूप है, ये खाली बीच में जो खाली जगह है जिसको अपन घाटी जैसी आकृति होती है उसको हम गासी कहते हैं, कॉरिडोर या गासी के नाम से जानते हैं। ये मुख्य स्थल आकृतियाँ हैं जो कि पवनों के निक्षेपण के द्वारा निर्मित होती है। बच्चों ये चैप्टर आपका समाप्त।